देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। आपने ऐसा कौन सा काम किया है गया है। दूसरी बार वृद्धि है, जबकि डीजल 2013 के बाद से हर महीने की जाने वाली यह 14वीं वृद्धि है। तो लगातार आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता रहा है और अब 2014 में भी एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का लेमन न्यूज में। लेमन न्यूज में खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आम जनता पर एक बार फिर से बड़ी महंगाई की मार। तेल कंपनियों ने फिर से किया पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। यूपी पुलिस की गिरफ्त में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय। कोर्ट ने सुब्रत रॉय को भेजा 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में। एनडीए के पाले में लौटे रामविलास पासवान। बीजेपी से हुआ सीटों पर समझौता। दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया समन। गडकरी ने कहा, आरोप साबित करे या फिर मांगे माफी।
और रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी पर शिवसेना की आपत्तिजनक टिप्पणी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस्तीफे की मांग के साथ एंटोनी की किन्नरों से की तुलना। चलिए खबरों की शुरुआत एक बुरी खबर से करते हैं। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 60 पैसे और डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा कर दी है और नई दरें आधी रात से लागू हो गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में पेट्रोल की कीमतों में यह दूसरी बार वृद्धि है, जबकि डीजल 2013 के बाद से हर महीने की जाने वाली यह 14वीं वृद्धि है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने शुक्रवार सुबह को लखनऊ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि यूपी पुलिस उन्हें गेस्ट हाउस में रखेगी। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो 4 मार्च को सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को जारी गैर जमानती वारंट के बाद से लखनऊ में उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो आपको बता दें कि मुश्किल के घेरे में है सुब्रत रॉय, क्योंकि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने की बात कही है। आपको बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने शुक्रवार सुबह लखनऊ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शिवसेना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रावण का पुतला फूंका। पुतले में कांग्रेस के नेताओं का चेहरा बनाया गया था। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना था कि हमने भ्रष्टाचार, राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ रावण का दहन किया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 16 मुंह के रावण का पुतला फूंका, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का चेहरा बनाया गया था। तो वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, किसी भी समय आचार संहिता लागू हो सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ रावण दहन किया गया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिंदे ने कहा था ये घोटाले क्या हैं, इसे जनता भुला देगी, लेकिन जनता की स्मरण शक्ति केंद्र सरकार जैसा सोचती है वैसा नहीं है, और यही कारण है कि शिवसेना भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। की मागे सुशील कुमार शिंदे बोलले होते की हे सगळे घोटाळे काय आहेत, लोक विसरून जातात, परंतु जनतेची स्मरणशक्ती एवढी काही सुशील कुमार शिंदेना किंबहुना काँग्रेसला वाटते तेवढी काही अधू नाहीये, आणि म्हणूनच भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आम्ही विसरलेलो नाहीत आणि अनेक निवडणुकांमध्ये जे अनेक मुद्दे त्यातला हा मुद्दा कदाचित नंबर 1चा मुद्दा। ढोल किंबहुना नगारे आता वाजायला सुरुवात झालेली आहे। वहीं भारतीय नौसेना की पनडुब्बी में हुए हादसे के बारे में बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिंधु रत्न जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए नौसेना प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहाँ तो राजनेता कुर्सी और सत्ता के लालच में कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का इशारा रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की तरफ था। गेल्या काही दिवसातली किंवा महिन्यातली ही दुसरी फार भयानक घटना आहे की आपल्या पाणबुडीला झालेला दुसरा अपघात, आणि त्या अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून नौदलाच्या प्रमुखाने राजीनामा दिला। खरं म्हणजे मी काल जे बोललो होतो की नुसता राजीनामा देऊन चालणार नाही, त्यांनी एक त्यांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली, ही सुद्धा गोष्ट फार आता दुर्मिळ झालेली आहे। नाहीतर लोक खुर्ची पद सोड म्हटलं तरी सोडत नाही, पण त्यांनी एक आपला बाणा राखवला आणि ह्या परिस्थितीची किंबहुना घटनेची नैतिक जबाबदारी घेऊन त्यांनी राजीनामा दिला। सिंधु रत्न की दुर्घटना को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर नौसेना प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुंबई में पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त होने की ये दूसरी घटना है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का कारण क्या है, सामने
क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या ऐसी सरकार को जनता फिर से स्वीकारेगी? सरकार पुरानी पनडुब्बी खरीदकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है तो वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर खरीदी में भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जाता है। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कौन कौन शामिल है इस बार की चुनावी जंग में, उस पर डालते हैं एक नजर। लोकसभा चुनावों की जंग महाराष्ट्र में तेज रफ्तार होती जा रही है। आम आदमी पार्टी, एनसीपी और बीजेपी के बाद अब शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। काँग्रेस, राष्ट्रवादी समोर जो कोणी उमेदवार असेल त्याचं डिपॉझिट करणाऱ्या आमच्या वीर शिलेदारांची पहिली यादी मी आज आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर ठेवते। खास बात यह है कि शिवसेना की पहली लिस्ट में पूर्व लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी का नाम नहीं है। शिवसेना के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कम से कम मुंबई में चुनावी जंग की तस्वीरें साफ हो गई हैं। महाराष्ट्र की ताकतवर राजनीतिक पार्टी शिवसेना ने शुक्रवार को अपने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें मुंबई उत्तर पश्चिम से श्री गजानन कीर्तिकर, मुंबई दक्षिण मध्य से श्री राहुल शेवाले, मुंबई दक्षिण से श्री अरविंद सावंत, ठाणे से श्री राजन विचारे, कल्याण से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, बुल्ढाणा से श्री प्रताप राव जाधव, अमरावती से श्री आनंद राव अटसूल, रामटेक से श्री कृपाल तुमाने, यवतमाल से भावना गवली, हिंगोली से श्री सुभाष वानखेड़े, परभणी से श्री संजय जाधव, संभाजीनगर से श्री चंद्रकांत खैरे, रायगढ़ से श्री अनंत गीते, शिरूर से श्री शिवाजी आठवलराव पाटिल, शिरूर से शिवाजी राव पाटिल और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से श्री विनायक राउत। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है और पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 22 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उन्हें 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। फिलहाल शिवसेना का बीजेपी के साथ साथ रामदास आठवले की आरपीआई से भी गठबंधन है। अब इस बार चुनाव में शिवसेना को कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। शिवसेना अध्यक्ष आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेशियों की बड़े पैमाने पर देश में हो रही घुसपैठ पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इनसे सावधान रहे। बांग्लादेशी मतदाता बनकर बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने ये बात बांद्रा के रंगशारदा नृत्यगृह में आयोजित मराठी भाषा दिन के अवसर पर शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे शिवसैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम 5 साल बाद तौबा मचाते हैं और चुनाव के दिन घर में बैठकर फिल्में देखते हैं। वहीं उन्होंने मुंबई में 2000 झोपड़ों को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इससे झोपड़ों में रहने वालों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। नगर सेविका चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवसेना विधायक रामदास कदम की। शिवसेना विधायक रामदास कदम ने आपको बता दें कि एनसीपी विधायक नवाब मलिक पर निशाना साधा है। रामदास कदम ने कहा है कि नवाब मलिक अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे, वरना उनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले नवाब मलिक ने शिवसेना पार्टी को मुर्दा पार्टी और साथ ही उद्धव ठाकरे को मुर्दों का नेता कहा था। नवाब मलिक यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांना मुर्दाडांची सेना असं त्यांनी सांगितलं होतं। खरं तर त्यांना उद्याच्या निवडणुकीमध्ये कल्पना येईल की वाघांची सेना आहे, पण मी नवाब मलिक यांना एवढंच सांगेन, आप क्या शैतानों की औलाद है क्या? उद्धव जी ठाकरे जैसे लोगों को आप खुद की हैसियत क्या है ये समझे बिना इस जैसी स्टेटमेंट अगर देते हैं तो आप शायद हैवानी होंगे, हैवान के औलाद होंगे। ऐसा एक नेताओं के लिए बोलना उचित नहीं है। आज तक हमने शरद पवार जी के ऊपर कभी एक लफ्ज बोला नहीं, कभी बोला नहीं। जो नेता है उसका सम्मान रखने का काम हर एक ने करना चाहिए।
लेकिन आप अपन किसके लिए, मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ, उसका भान अगर नवाब मलिक जैसे नेता को नहीं है तो उसका कपड़ा उतारने का काम शिवसेना किए बगैर रहेगा नहीं। ईसा उनको आजमा दें। एनसीपी पार्टी के कार्याध्यक्ष जितेंद्र आवाड ने बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आह्वान ने आपको बता दें कि कहा कि मोदी को देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नहीं पता है। मोदी को इतिहास का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। इतिहास के बारे में मोदी सब झूठ बोलते हैं। गौरतलब है कि मोदी ने कहा था कि शहीद भगत सिंह अंडमान निकोबार गए थे। मोदी के इस बयान को आह्वान आपको बता दें कि उन्होंने झूठा करार दिया है। आह्वान ने कहा कि मोदी को इतिहास की जानकारी है ही नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं। मोदी जी ने कल ही दिए एक भाषण में कहा कि भगत सिंह अंडमान में थे। हम उनके शिक्षक की तलाश में हैं जिन्होंने इनको ये इतिहास सिखाया है, क्योंकि अंडमान में कभी भी भगत सिंह गए नहीं थे। भगत सिंह को जब बम विस्फोट के बाद अरेस्ट हुई थी, उसके बाद वो दिल्ली से लखनऊ चले गए थे, अपना दिल्ली से लाहौर चले गए थे। लाहौर में उनको फांसी की सजा दी गई थी और लाहौर में ही उनको फांसी दी गई थी। मुझे मालूम नहीं है इतिहास कहाँ से मोदी ढूंढ के लाते और भाषण में बता देते हैं। जिनको देश के स्वतंत्र संग्राम का इतिहास मालूम नहीं, वो स्वतंत्र भारत को कैसे संभालेंगे, एक सवाल पैदा होता है। और इसीलिए क्या उन्होंने सही में शिक्षा पाई है? कोई इतिहास का शिक्षक उनके साथ था, उसको खोज निकाल के राष्ट्रपति प्रणब कुमार मुखर्जी के हस्ते ही उसका सत्कार करने का हम आयोजन करें। लेमन न्यूज में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके भरोसे आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में लोग आप ही को उत्तर पश्चिम में दोबारा चुन के लाएंगे? कुर्ला टर्मिनस उस वक्त के 150 करोड़ की लागत करवा के हमने कुर्ला साल की बात है ये 87 की आसपास 92-93 में उसके ऊपर 400 करोड़ का एक नया टर्मिनस बिल्डिंग हमने बनवाया। आरोप इस तरह के लगे हैं कि आपने अपना फंड पूरी तरह यूज नहीं किया। बिल्कुल झूठ। केवल मैं इतना ही उनको सूचना करूंगा हाँ। कि सवाल कहाँ पूछा जाता है, हाँ, उसके ऊपर आपको जवाब देता है। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माय मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अबू आजमी ने कहा कि सरकार रोजाना नई घोषणाएं करके जनता को धोखा दे रही है। अबू आजमी का मानना है कि सरकार को ऑक्सीजन की जरूरत है। चाहे सेंट्रल में सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र में सरकार हो, जो सरकार में बैठे दल है उनकी हालत है खराब, और आगे आने वाला दिन उनके लिए बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। तो ये लोग जो हैं, अब जो है इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको जीवित रहना है। तो ये वो हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जिनसे इनको लगता है कि हमें ऑक्सीजन मिलेगा और हमारी सरकार आगे भी आएगी। मराठा रिजर्वेशन के ऊपर कभी इन्होंने हाँ नहीं कहा। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला चल रहा है इतने दिनों से। मुसलमानों को तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिखाकर, सांप्रदायिक शक्तियों को दिखाकर, डरा करके वोट लेना चाहते हैं कि यदि हम नहीं आए तो आने वाला दिन बहुत ख़राब होगा मुसलमानों के लिए। और अभी मराठा आरक्षण आज तक नहीं कुछ किया, अभी बात कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जब इलेक्शन आता है
तो इलेक्शन आने के 2 दिन 4 दिन पहले अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, 1 दिन 2 दिन पहले अनाउंस करेंगे और इसको लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे इलेक्शन के बाद बोलेंगे और फिर इसमें 2 एक टर्म और निकाल देंगे। ये कांग्रेस की दोगली नीति है, यही चल रहा है। हाल ही में उत्तर मुंबई के सांसद संजय निरुपम ने महानगर पालिका पर गंदा और प्रदूषित पानी छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं इस आरोप का खंडन करते हुए मनपा प्रभाग उत्तर विभाग समिति के अध्यक्ष मनीषा चौधरी ने अपना पक्ष लेमन न्यूज के सामने रखा और सारे आरोपों का खुलकर जवाब दिया। मुंबई की आवाज़ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आम आदमी की भावनाओं को उठाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आम आदमी आरोप लगाता है, शिकायत करता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे आरोपों को आप तक पारदर्शिता से पेश करें। और यही कारण है कि मनीषा चौधरी जी के पास हमें आना पड़ा है और इनका जो पूरा पक्ष है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन पर आरोप लगाया गया था वार्ड नंबर 14 में कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही दूषित है और संजय निरुपम और हमारी टीम ने वहाँ के लोगों का पूरा जो प्रॉब्लम है उसको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन प्रभाग की जो हेड हैं वो मनीषा जी हैं, उनसे ही जानते हैं कि पूरा मसला क्या है। मनीषा जी, आपका स्वागत है लेमन में। आप बताइए कि किस तरह की समस्या और आपने क्या क्या किया। पहली बात है तो जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, इन्होंने जो मुंबई महानगर पालिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो मैं पूरी तरह से इल्ज़ाम गलत है। और संजय निरुपम को मैं कहना चाहती हूँ कि आप सांसद होते हुए मुंबई महानगर पालिका को सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य शासन से कितना फंड लाके दिया। संजय निरुपम जी बोल रहे हैं कि एसवी रोड पे दूषित पानी पुरवठा हो रहा है। ये MMRDA ने जो स्काईवॉक बनाए, ये जो स्काईवॉक बनाने के टाइम हमारी जो अंडरग्राउंड हमारी जो यूटिलिटी है उसमें पानी की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, हमारी स्ट्रॉम वाटर की लाइन है, इसमें किधर तो भी उन्होंने डैमेज कर रखा था और हमको फॉल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन डे और नाइट मेरे BMC के वाटर सप्लाई के सभी अधिकारियों ने डे नाइट काम करके हमको फॉल्ट मिला, हमने पूरी लाइन वहाँ की बदल दी। अच्छा, अभी आपने जिस तरह से कहा कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आज की तारीख में, आज के तारीख में उधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलती हूँ सांसद किधर थे 5 साल, अभी क्यों याद आया हर एक सोसाइटी में घूमने के लिए? अभी क्यों आया? महानगर पालिका क्या काम कर रही है? अरे महानगर पालिका ऐसे काम कर रही है कि आज इतना हमारा बेस्ट का बजट हुआ, 1 रुपया भी हमने भाव नहीं बढ़ाया, हमने जनता के लिए किया। वाकई विकास के नाम पर ही आज वोट मांग सकते हैं और आप अगर विश्वासघात करते हैं जनता से तो उसका भी खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अभिनंदन आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। मुंबई के आम घरों में काम करने वाली महिलाओं के संगठन का अब तक कोई अता या पता नहीं है, पर सरकार की ओर से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं अब इन महिलाओं को इनका हक दिलाने के लिए लोक भारती पार्टी ने जिम्मा उठाया है, जहां पर लोक भारती पार्टी के अध्यक्ष अशोक पांचाल और उनकी पत्नी ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए कामकाज शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस सुविधा का नाम महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडल रखा है और 898 फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन होते ही इन महिलाओं को स्मार्ट कार्ड के साथ साथ बीमा योजना भी उपलब्ध कराया जाएगा। लोक भारती के माध्यम से इन महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एक स्कीम बनाई है घरेलू कामदार, महाराष्ट्र घरेलू कामदार महिलाओं के लिए, जो मैंने लोक भारती के माध्यम से आज उन लोग तक पहुंचाया है। मैंने फॉर्म भरे थे उनके और उसमें उन लोग को बीमा मिल रहा है, 1.5 लाख तक का बीमा मिल रहा है। तो आज जो घरेलू काम, जो झाड़ू बर्तन करते थे उन लोग और जो खाना बनाने जाते थे उन महिलाओं के लिए जो सरकार ने अगर बनाया है उनके लिए कुछ योजना, तो उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैंने इन तक पहुंचाया है, अभी रजिस्ट्रेशन भी करना चालू कर दिया है उनका। आज सरकार ने जो योजना बनाई थी, आज तक कोई पार्टी ने या किसी ने ये योजना उनके घर तक लेके नहीं गए थे। ये जो घर काम करने वाली महिलाएं, उनको कोई संरक्षण नहीं था, वो 800-1000 रुपये में काम करती थी। लेकिन आज की तारीख में उनका ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको एक आइडेंटिटी मिली है। ये आयडेंटिटी मिली आहे की हम लोग भी ये सरकार के अंदर में अब गिनती हो रहे. जे हे मॅडम जे आमच्यासाठी करतायत ते चांगल्यासाठीच करतायत आणि आम्ही महिलांनाही सांगतोय की तुम्ही हे काम करा, फॉर्म भरून द्या, व्यवस्थित तुमचं काम पुढे होईल आणि तुमच्यासाठी मानधन काय असेल ते सगळं मिळणार आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न आमच्या मॅडम करतात.
भिलाड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर पुलिस एक टेम्पो में से लाखों का गुटखा, तंबाकू आदि सामान जब्त किया है। पुलिस की माने तो भिलाड़ के पास एक अंबर होटल के किनारे वाले सड़क पर टेम्पो खड़ी थी। जब पुलिस ने टेम्पो में बड़े बड़े बॉक्स को देखा तो पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर को बॉक्सेस के पास परमिट मांगी, पर टेम्पो ड्राइवर के पास परमिट नहीं होने के कारण सामान की तलाशी ली गई और उसमें से गुटखों का जखीरा बरामद किया गया। वापी में तम्बाकू भरे, वहाँ से बॉम्बे के साइड जा रहा था और बीच में पकड़ लिए, तो इसके लिए यहाँ पे लाया। ये अहमदाबाद से आता है। आज से बॉम्बे ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा करके लोकल में जाता है और मतलब गाड़ी कभी कभार बॉम्बे जाता है, नहीं तो राजकोट में चोरी की वारदात घटने के नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि वहीं बीती रात फिर से चोरों ने एक चोरी को अंजाम दिया, जहां पर बदमाशों ने करीब 95 लाख रुपए लूट लिए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। राजकोट में मानो जुर्म कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार की रात हुई लूट की एक वारदात ने राजकोट पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। यहाँ शहर के निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से करीब 95 लाख की रकम दिन दहाड़े लूट ली गई। इस वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से कहासुनी की और फिर सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल गुरुवार शाम 7:30 बजे फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी और ड्राइवर 95 लाख रुपए की रकम लेकर जा रहे थे कि तभी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए दो लुटेरों ने पहले तो उनके साथ झगड़ा किया और फिर कहासुनी के दौरान छीना झपटी करनी शुरू कर दी और इसी दौरान 95 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिसिया जांच में सामने आया कि कंपनी का कर्मचारी काफी लंबे समय से कंपनी से जुड़ा हुआ है, जबकि ड्राइवर हाल ही में कंपनी से जुड़ा था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी राजकोट इलाके में करोड़ों की लूट की घटना सामने आई थी। ऐसे में दिन दहाड़े हुई इस लूट से इलाके में सनसनी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे निसलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके भरोसे आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में लोग आप ही को उत्तर पश्चिम में दोबारा चुन के लाएंगे? कुर्ला टर्मिनस उस वक्त के 150 करोड़ की लागत करवा के हमने कुर्ला साल की बात है, ये 87 की आसपास 92-93 में उसके ऊपर 400 करोड़ का एक नया टर्मिनस बिल्डिंग हमने बनवाया। आरोप इस तरह के लगे हैं कि आपने अपना फंड पूरी तरह यूज नहीं किया।